तो बड़ी मुलाकात जाति पर बात, ये बातचीत इस वक्त होती हुई, ये मुलाकात इस वक्त होती हुई और सब इस बात पर उम्मीद रख रहे हैं, आशान्वित हैं कि इस मुलाकात के साथ जैसे ही ये डेलीगेशन जो यहाँ पर मुलाकात कर रहा है बाहर निकलेगा तो कोई सकारात्मक उम्मीद जो है वो सामने होगी। जातीय जनगणना जिसे बार बार जरूरी बताया जा रहा है ये होती हुई नजर आएगी और सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये फैसला जो है वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या ये उम्मीद जो है उस उम्मीद के साथ सामने आएगी जिसे बिहार की जनता भी देख रही है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जातीय जनगणना न कराने के पीछे का जो तर्क दिखता है या जो डर दिखता है या इसके पीछे की ना जो नजर आती है, कहा जाता है कि सामाजिक ताने बाने पर इसका असर पड़ता है। अगर ये जातीय तौर पर सामने होगा तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। कितनी सच्चाई इसमें आपको नजर आती है, क्योंकि इससे पहले तमाम सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक तौर पर तो ये सर्वेक्षण होते रहे हैं, ये जनगणनाएं होती रही हैं। देखिए, जब 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उस समय जब इस पर जोर दिया गया, 1931 के बाद 1941 में तो इस वजह से नहीं हुआ कि चूंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था और चीजें नहीं हो पाई। लेकिन जब सरकार बनी, भारत स्वतंत्र हुआ और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने जब ये चीजें आई तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये कही कि हम समाज को खंड खंड में तोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं से इससे जो सामाजिक ताना बाना जो है वो प्रभावित होगा। उस कालखंड में अगर उस समय जब जातीय बोलबंदी, जातीय उभार, जातीय समीकरण जब पार्टियों को नहीं प्रभावित करती थी, उस समय उन्होंने कही थी। आज तो चीजें बिल्कुल बदली हुई है। पार्टियां भी जो है वो जातियों के आधार पर बनती है, जाति के आधार पर उनके समीकरण तय होते हैं, जाति के आधार पर कैंडिडेट तय किए जाते हैं। तो ठीक है कि 2021 में हम उस सच्चाई से अपने को किनारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिलेगा क्या? अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी को तो इसका लाभ दिख सकता है कि वो बताएंगे कि चूंकि हम उस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हमारी हिस्सेदारी इतनी होगी। लेकिन क्या जो पार्टियां जो कभी विचारधारा के स्तर पर बना करती थी, पार्टियां जो नीति और सिद्धांत के आधार पर बना करती थी, पार्टियां जो तय करती थी कि हम देश की दिशा कैसे बदलेंगे, इसमें सारी जातियों की सहभागिता होती थी, क्या चीजें जाकर के जाति पर ठहर जाएगी? जबकि दूसरा पक्ष जब ये कहते हैं कि चाहे वो वेलफेयर स्कीम केंद्र का हो या राज्य का हो, जब जातीय जनगणना से चीजें स्पष्ट होगी तो हम बेहतर तरीके से योजनाओं का लाभ उनको दे पाएंगे। मैं तो समझता हूं कि आज भी आर्थिक सर्वेक्षण तो हो ही चुका है और आर्थिक जो डाटे हैं वो प्रकाशित किए जा चुके हैं, कई बार प्रकाशित किए जा चुके हैं। जातीय डाटे भी कलेक्ट किए गए थे, जातीय आंकड़े भी कलेक्ट किए गए थे, ठीक है, प्रकाशित उसको नहीं किया गया। तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, अगर लगता है लोगों को कि जातीय जो गणना है, जातीय संख्या है, वो अगर कहीं से हमारे विकास में बाधक बन रही है, अगर वो प्रकाशित नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक पार्ट हो सकता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन संजय जी माफी के साथ आपको रोक भी रही हूँ, एक सवाल तब ये उठता है कि जातीय तौर पर भले जनगणना ना हो रही हो, उसके लिए एक लंबा गैप जरूर हो गया हो, 90 साल का इंतजार भले रहा हो, लेकिन जातिवाद तो खत्म हुआ नहीं, उससे जातियों से पार्टियां तो अछूती है नहीं, उससे सियासत तो अछूती है नहीं, उससे पार्टियों के अंतर जिस तरीके का टिकट का बंटवारा होता है वो उससे दूर तो है नहीं। जाति जो इस वक्त समाहित हो चुकी है राजनीति में, वो तो इस जनगणना के न होने के बावजूद भी यथावत है, वो दिखती है, उसका स्वरूप है। एक आपको याद होगा, एक बड़ा प्रचलित कहावत हुआ करता था 73-74 के दौर में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या चीजें अब इस देश में इस आधार पर तय होगी? अगर ये तय होगी इस आधार पर, देखिए हाइपोथेटिकल चीजें होती हैं, उसमें थोड़ी गुंजाइश बनती है कि उसमें मूल्य, सिद्धांत, नीति, विचारधारा की भी बात होती है। लेकिन जब चीजें जाकर के जाति पर रुक जाएगी तो मैं समझता हूं कि इसके बड़े अच्छे परिणाम नहीं आने वाले हैं। हालांकि ठीक है, कर्नाटक ने कोशिश की, अगर वहां जातीय जनगणना हो गया तो कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं आ गई जिसकी वजह से कर्नाटक कल ठहरा हुआ था और आज उसने गति पकड़ ली। वैसे ही बिहार के लोग भी अगर मिल रहे हैं और यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल तो दिमाग में लोगों को है ही
कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं। अब 134 जातियां बिहार में ओबीसी में है, 113 जातियां एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में है। ठीक है, आप उसका गणना कर लेंगे कि उनका परसेंटेज इतना है, उनका परसेंटेज इतना है, तो हाइपोथेटिकल तरीके से तो समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, और इसी के आधार पर आप ठीक कह रही हैं, कटु सत्य कह रही हैं कि टिकट मांगना, टिकट के बंटवारा, चुनाव लड़ना, क्षेत्र तय करना, सब कुछ जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र में विचारधारा बचनी चाहिए, केंद्र में मूल्य और सिद्धांत बचना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी के मंदिर की पवित्रता बरकरार रहेगी। अगर राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी तो हम अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। कल हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय अंतर जो है वो शादी विवाह में हम विश्वास करते हैं कि अब हम जातीय सीमाओं को तोड़ेंगे, एक क्लास की सीमा में जाएंगे, और फिर हम लोग रुक करके ठहर करके फिर वहीं लौटते हैं। तो एक जो कंट्राडिक्शन की स्थिति बनती है, उससे हमको लगता है कि भावी पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, भावी पीढ़ी को आखिर फिर पार्टियों से सवाल मेरा यही। अभिषेक झा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप युवा नेता भी हैं, प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर आपकी मौजूदगी है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में, इस दौर में जब हम बात इस वक्त टेक्नोलॉजी की करते हैं, उस विकास की बात करते हैं जहां पर सीमाएं टूटती हैं, हम उस विचारधारा से निकलकर एक ब्रॉड एस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं, क्या वहां पर जाति का औचित्य, जाति के साथ चीजों को जोड़ना या तोलना, ये इतना जरूरी हो जाता है क्या? विभा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मुझे लगता है कि हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि ये जो जाति आधारित प्रथा है, इन सब से हम आगे बढ़े, विकास की रफ्तार देश में बढ़ रही है, बिहार में बढ़ रही है, और ये चीजें और आगे चलती चली जाए। लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए हम किसी आउटडेटेड डाटा के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं। आप तो इस बात को मानती है ना कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जब पॉलिसीज का निर्माण करती है तो आज भी हम उस आउटडेटेड कास्ट सेंसस रिपोर्ट जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी, उसके आधार पर चीजों को करते हैं। और आप जानिए कि अब हम अगर देश की बात करें तो हजारों की तादाद में जातियां और उपजातियां हैं। जब तक हम उनकी संख्या नहीं जान पाएंगे, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डायग्नोसिस बेहद जरूरी होता है। एक डॉक्टर के पास भी जब हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे हर एक चीज बारीकी से पूछते और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम इसके बारे में पूरा जान पाएं, और यही कारण है कि हमारी पार्टी हो या अन्य दलों ने इस मांग को एक स्वर में उठाया है कि अगर एक बार हो ही जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, मान लिया आपकी बात से सहमति में जाहिर कर दूं कि पुराने डेटा पर आज के इस सिनेरियो में चीजों को देखना या समझना या उस तरीके से उसे परिभाषित करना कहीं से लॉजिकल नहीं है, उसमें बदलाव होना चाहिए। डेटा सामने आ गया तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये कि अगर ये चीजें नहीं उस अनुपात में हो पाती हैं, उस तरीके से नहीं हो पाती हैं जिससे लेकर आप आशान्वित हैं, तो क्या अपने बूते राज्य सरकार, ये जब इतना जरूरी है, जिस पर आप इतना फोकस दे रहे हैं, सभी लोगों की सहमति उस पर है, तो क्या राज्य सरकार अपने बूते इसे लेकर के स्टैंड लेगी? क्या कर्नाटक की तर्ज पर बिहार इसे करने को तैयार है? विभा जी, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हर राजनीतिक दल देश का विकास चाहता है और सबके अपनी अपनी विचारधारा सबकी होती है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों का हम लोगों को सहयोग, समर्थन प्राप्त हो रहा है, आप सामने देख रही हैं। ये सवाल हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी पूछा गया कि इसके बाद क्या होगा। विभा जी, सबसे पहले तो हम लोग आशान्वित इसी बात के लिए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने समय दिया है मिलने के लिए। उनकी पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर मंत्री हैं, वो भी इसमें गए हैं। तो हम लोग तो इस पर पूरी तरीके से आशान्वित है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ आया होगा, इस वजह से उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के हित की बात मजबूती से रखते आए हैं, आगे रखेंगे भी। एक बार जब परिणाम सामने आ जाएंगे उसके बाद आगे की चीजें डिसाइड होंगी। अभी कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी और प्री मैच्योर कुछ भी कहना उचित होता भी नहीं है। हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया है इस पूरे मामले को लेकर, हमेशा केंद्र की सरकार से आग्रह किया है, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस मुद्दे का कोई राजनीतिकरण करने का प्रयास हमारी पार्टी की तरफ से कम कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे धैर्य के साथ कि आज की जो बैठक होती है उसके सकारात्मक परिणाम निकलने चाहिए। परिणाम जो कुछ भी होगा उसके बाद भी
सभी लोग मिल बैठकर डिसाइड करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या हो सकती है लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की नौबत नहीं आएगी। मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना कुछ किया है, मजबूती से सरकार भी चल रही है, तो उनके मन में देश की जनता के लिए जो प्रेम है या देश की जनता के लिए जो समर्पण है, उसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक ही परिणाम आएंगे। अगर बातचीत की शुरुआत हुई है तो वो सकारात्मक ही हो, और जब बिहार के हित की बात होगी तो क्या बातचीत से ही तो होता है ना, बड़े बड़े मसले बातचीत से सुलझ जाते हैं, बड़े बड़े मसले बातचीत से सुलझ जाते हैं। सवाल ये है कि जो आज आपके साथ इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, जो इस बात के साथ आपके साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत बार बातचीत दूसरे कई विषयों पर होती रही लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। तो ऐसे में आज की इस मुलाकात के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उस पर कितने विश्वास लोगों को रखने की जरूरत है या रख रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त, चूंकि इस मुलाकात का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मुलाकात के बाद क्या चीजें सामने आती हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, बार बार आप पर ये सवाल उठता है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि विधानमंडल में साथ हैं, विधानसभा में साथ हैं, हम सब जगह आपके, अब विरोध भी नहीं है इन तमाम चीजों पर। दूसरी तरफ आप सवाल उठा देते हैं कि आखिर इससे मैं यहाँ विंडो फिल करने सिर्फ नहीं आया था, मैं जा रहा हूँ आपका कार्यक्रम छोड़ के। अब भाजपा जदयू का भाषण आप लोग करवाते रहिए, सुनते रहिए। आशित नाथ तिवारी जी, मैं आप तक पहुंच रही हूँ, आशित नाथ तिवारी जी, ये इस वक्त देखिए, चूंकि